नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और वर्तमान में हमारे द्वारा आपकी पहली जो यूनिट सेल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में कल हमने चर्चा की थी। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने सबसे पहला पढ़ा प्लास्टिड। हीकल ने प्लास्टिड के बारे में कुछ बताया। हीकल ने क्या बताया? हीकल ये कहता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वेट करें अभी, वर्णकों के अंदर, लवकों के अंदर हमने दो प्रकार के जो वर्णक है या लवक है वो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्ण की लवक। अवर्ण की लवक ऐसे लवक जिनमें किसी भी प्रकार का कलर पिगमेंट नहीं पाया जाता। ये पाए जाते हैं पादप की जड़ों में, या मैं कह सकता हूं पादप के वे भाग जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। प्रकाश विहीन भागों में क्या मिलेंगे बेटा आपको? ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे। डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है? उसको भी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब ही क्या है? ल्यूको, लुको। लुको, लुको मतलब किससे? प्रकाश से लुको। जब प्रकाश से लुकोगे, छिपोगे, तो आप में कलर नहीं आएगा। नहीं आएगा कलर आपके अंदर। चलो जी, कलर नहीं आया तो ये कैसे बन गए? ल्यूकोप्लास्ट अवर्ण की लवक बन गए। अवर्ण की लवक हमने कितने पढ़े? तीन प्रकार के। पहला कौन सा पढ़ा था? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसका संचयन करता है? स्टार्च का करता है। सेकंड कौन सा पढ़ा हमने? इरियोप्लास्ट। किसका संचयन करता है? तेल का, वसा का, वसा बूंदों का, या प्लास्टोसाइलिन वगैरह जो भी वसीय तेल पाए जाते हैं उनका संचयन करता है। थर्ड पढ़ा हमने प्रोटीनोप्लास्ट। दूसरा नाम एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन का संचयन करता है। तीनों के तीनों हमारे अलग हो गए। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा वर्ण की लवक, क्रोमोप्लास्ट। उनके बारे में अपन क्या बोलते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा? कैरोटीनॉइड्स। दूसरा फाइकोबिलिन्स। तीसरा क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स की उपस्थिति होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है, जैसे बैक्टीरिया कोशिका, जीवाणु कोशिका के अंदर। कैरोटीनॉइड के बारे में पढ़ा हमने। पहला क्या पढ़ा बेटा? कैरोटीन। क्या पढ़ा बेटा हमने? पहला हमने पढ़ा कैरोटीन्स। कैरोटीन्स कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? अल्फा, बीटा और गामा। मेन फेमस कौन है इसमें से? बीटा कैरोटीन। कौन है बेटा? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन बेसिकली कहां पाया जाता है? बीटा कैरोटीन बेसिकली मिलेगा आपको टमाटर के अंदर पाया जाने वाला तरल द्रव्य, जिसको क्या बोला गया है? लाइकोपीन। क्या बोला है? लाइकोपीन। इसमें क्या मिलेगा? बीटा कैरोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? बीटा कैरोटीन मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, लाइकोपीन कतई कैरोटीनॉइड नहीं है। लाइकोपीन कैरोटीनॉइड्स नहीं है। बहुत कम मात्रा में कैरोटीनॉइड की मात्रा जो होती है, कैरोटीनॉइड लाइकोपीन में पाए जाते हैं। लेकिन लाइकोपीन क्या है? टमाटर में पाया जाने वाला तरल द्रव्य पदार्थ। इसमें क्या मिल रहा है आपको? बीटा कैरोटीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? बीटा कैरोटीन मिल रहा है, याद रखना। और ये किस कलर को शो करता है? रेड कलर को करता है। किसको करता है बेटा? ये रेड कलर को करता है। कैरोटीनॉइड्स में, कैरोटीनॉइड्स के अंदर हमने पहला पढ़ा कैरोटीन्स। दूसरा क्या पढ़ा बेटा अपन ने? बोलो मेरे को। ज़ैंथोफिल्स। क्या पढ़ा बेटा? ज़ैंथोफिल्स के बारे में पढ़ा। दोनों में एडवांस कौन है? ये या ये? कौन है? क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का समावेश होता है। कैसा होता है बेटा? ऑक्सीजन का समावेश होता है। C40H56O2। O2 ऑक्सीजन का घटक पाया जाता है, इसलिए ये एडवांस है। इसका कलर कैसे होते हैं? बेसिकली येलो ब्राउन। कैसे मिलेंगे बेटा? येलो ब्राउन, पीले भूरे रंग के होते हैं। चार प्रकार के मैंने पढ़ाए थे। कौन कौन से? ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन और नियोजेंथिन। समझ आ गई? क्लियर हो गया? शाबाश। आगे चलता हूं। थर्ड पार्ट हमने पढ़ना था कौन सा? फाइकोबिलिन्स। कौन सा पढ़ना है बेटा अपन ने? फाइकोबिलिन्स के बारे में पढ़ना है। फाइकोबिलिन्स में वैसे आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, ब्लू प्रकार के क्या मिलेंगे? पिगमेंट मिलेंगे। ये आपको वर्णक इसके अंदर मिल सकते हैं, याद रखिएगा। फाइकोबिलिन्स दो प्रकार के हमने पढ़े हैं। पहला कौन सा है? बोलेंगे फाइको इरीथ्रीन। कौन सा है बेटा? फाइको इरीथ्रीन।
दूसरा कौन सा है? फाइकोसायनिन। सायनिन, सायनिन का मतलब होता है नीले से। किससे होता है बेटा? नीले पिगमेंट से। और इरिथ्रिन का संबंध किसके साथ में होता है? रेड पिगमेंट के साथ में, रेड वर्णक के साथ में। याद रखिएगा ये चीजें। कोई डाउट? जीवाणु कोशिका अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वर्णकों के रूप में क्या पाया जाता है? नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 4 क्रोमेटोफोर। क्या मिलेंगे? क्रोमेटोफोर मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पिछली बार लॉन्ग टर्म वाले बच्चे ये क्वेश्चन गलत किया करते थे, सारा साल पढ़ के पता नहीं चल पाया कि क्रोमेटोफोर है क्या। क्रोमेटोफोर ये होते हैं। ठीक है बेटा। फाइकोबिलिन्स कितने टाइप के हैं? 2 प्रकार के हैं, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन, इरिथ्रिन रेड पिगमेंट लाल कलर, साइनिन ब्लू कलर नीला कलर, साइनोफाइसी कुल के प्रभाव के शिवालों के अंदर मिलेगा। कन्फर्म हुआ? यहां पे नोट कर लिया आपने? ये नीचे वाला, ऊपर वाला तो आपका मैटर नोट ही है। चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो ध्यान से, अभी हमारा सेकेंड ग्रुप चल रहा था फाइकोबिलिन्स। आज शानदार टॉपिक है अपना, बहुत जबरदस्त। फाइकोबिलिन्स हमने 2 रूपरेखाएं इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं बेटा जी अपने फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन की प्राप्ति कहां होती है? बोलेंगे रेड एल्गी में, लाल शैवालों में। लाल शैवाल कौन सा प्रभाग है? बोलेंगे रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो कुल है ना बेटा शैवालों का, इसमें सारे शैवाल कैसे मिलेंगे बेटा आपको? लाल शैवाल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? लाल शैवाल मिलेंगे। समझ आ गई बात? चाय की पत्ती में, सुन लो ध्यान से, चाय की पत्ती में लाल रस्ट रोग जो उत्पन्न होता है उसका क्या कारण है? लाल शैवाल, भूरे शैवाल, नीले शैवाल या हरे शैवाल? हरे शैवाल, लाल शैवाल नहीं है। क्या ये ग्रीन एल्गी है? ये भूल मत जाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 का क्वेश्चन है जेट का। ठीक है, बड़े बच्चों के कंफ्यूजन आता है। अभी यहाँ पे लाल रस्ट आ रहा है, लिख दो रोडोफाइसी। लाल रस्ट नहीं है, वो कौन सा होता है? ग्रीन शैवाल। नाम भी बताऊंगा उसका आपको मैं। लाल शैवाल रोडोफाइसी कुल। और इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे बेटा आप? लिखो नंबर 1 पे ग्रेसिलेरिया, नंबर 2 पे जिलेडियम, जिलेडियम। ठीक है, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। ये समस्त एग्जाम्पल किसके हैं? ये रोडोफाइसी लाल शैवालों के हैं। नंबर 2 पे चलते हैं, अपन लिखेंगे फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन का मतलब क्या होता है? ब्लू पिगमेंट होते हैं। कैसे पिगमेंट होते हैं बेटा? ये ब्लू पिगमेंट होते हैं, नीले वर्णक होते हैं। नीले वर्णकों की प्राप्ति आपको कहां मिलेगी? साइनोफाइसी कुल के प्रभागों में। साइनोफाइसी कुल जो है इसके शैवाल जो होते हैं इसमें मिलेगी, साइनोफाइसी कुल में। बेस्ट एग्जांपल क्या आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या लिखेंगे बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आएंगे? नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया परमानेंट है इसके। और भी बहुत सारे हैं। ये इनके मेन क्या माने जाते हैं बेटा? इसके एग्जांपल्स माने जाते हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया। ठीक है बेटा, तो उसमें क्या आ जाएंगे एग्जांपल? नॉस्टॉक, एनाबीना, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया। ये लो, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? साइनोफाइसी नीले शैवालों के हैं। नील हरित शैवालों के एग्जांपल माने जाते हैं। एनी डाउट किसी बच्चे को? कंफर्म हुआ? अभी हमने कौन कौन से पिगमेंट कर दिए? हमने पढ़ दिए ए वर्ण की लवक कितने प्रकार के, हमने पढ़ दिए वर्ण की लवक कितने प्रकार के। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। चल रहा हूं बेटा मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सभी बच्चों को उतार लिया होगा? जल्दी करो फिर फटाफट। ठीक है, अभी
तीसरा हमारा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट के ऊपर चल रहे हैं अपन, हरित लवक। हरित लवक के बारे में चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, पहली बात पूछा जाएगा इसकी उपस्थिति कहां होती है, ये कहां पाए जाते हैं? पादप के वे भाग जो सूर्य के प्रकाश के टच में है, पहली बात, जहां सनलाइट पड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, पादप के वे भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें पर्णहरित पाया जाता है। ये लो जी, पर्णहरित, या कह सकता हूं मैं क्लोरोफिल युक्त जो भाग होते हैं, युक्त भागों में, मतलब समस्त हरे भागों में, समस्त हरे पार्ट के अंदर जो हरे भाग पाए जा रहे हैं, जहां पे ग्रीन संरचनाएं पाई जाती हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट कहलाते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कितने प्रकार के हो सकते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। उसके अलावा फाइकोबिलिन्स, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये सारे आपको क्या मिलेंगे? ये आपको हरे पादपों के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके बेटा, अगली बात चलती है, ज्यादा हरे पादपों में क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा? ज्यादा क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मात्रा में हरित लवक में कौन से पर्णहरित ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए और बी, बस दो ही लिखने आपने। तो इसमें क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल ए, CH, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दो प्रकार के जो घटक हैं वो आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। जल्दी करें, शाबाश। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। हाँ जी, चलो बेटा, सभी ने कर दिया होगा, चलता हूं आगे, देखें ध्यान से। चल रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम कहेंगे इसे हरित लवक। नाम सुनते जाए बेटा ध्यान से। सबसे पहली बात आती है, इसके खोजकर्ता कौन थे? हिकल या शिम्पर? शिम्पर। इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा? इसकी खोज की थी शिम्पर ने। किसने की थी बेटा? शिम्पर ने। इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण पुरानी कई किताबों में लिखा हुआ है बेटा, एरेरा। एरेरा, एरेरा ने इसका नामकरण किया था। बात समझ में आई बेटा? क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात चल रही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से पिगमेंट मिल सकते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। आपको हरित लवक में ये क्या मिलेंगे बेटा? ये मिलेंगे मैक्सिमम। इनका अनुपात क्या होता है? ज्यादा होता है हरित लवक। कंफर्म हुआ? हरित लवक की कुछ संरचनाएं आ रही हैं, पहले बोल रहा हूं, गोलियां मार लेना इसके ऊपर। इसमें से प्रश्न पक्का है। अब सुने ध्यान पूर्वक, पहले समझे फिर लिखना है, लिखना नहीं है अभी। कुछ मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं बेटा, CUT के लिए और जेट के लिए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक सामान्य पादप की एक कोशिका में कितना हो सकता है? तो अपन क्या लिखेंगे? कोई सामान्य प्लांट है बेटा अपने पास, सामान्य पादप की एक कोशिका में लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका में पाए जाते हैं। पहला कथन। दूसरा कथन, एक कोशिका में एक ही शैवाल, एक ही हरित लवक पाया जाए, ऐसा कौन सा है? तो क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरेला शैवाल, या कह सकते हो माइक्रोस्टेरियास, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक था। अब क्या बोल सकते हो? इसमें एक क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, एक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक मिलेगा। पहला का ओके। अब बात चलती है कि जो ये हमारे सामान्य पादप हैं, इन सामान्य पादपों के अंदर हमने यहां लिख दिया जो सामान्य प्लांट है, इन सामान्य प्लांट के अंदर हरित लवक की आकृति कैसी हो सकती है?
कैसी हो सकती है? अपन बोल क्या सकते हैं, गोल लिख सकते हैं, अपने कह सकते हैं ये अंडाकार हो सकती है, अपने कह सकते हैं ये डिस्क नुमा हो सकती है। कैसी हो सकती है बेटा? डिस्क नुमा हो सकती है। तो क्वेश्चन आ गया, समस्त आवृत बीजी पादपों में, समस्त स्थलीय पादपों में पाया जाने वाला हरित लवक आकार आकृति में कैसा दिखाई देता है? आप क्या बोलोगे? गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, डिस्क नुमा हो सकता है। इज दैट क्लियर? समझ आया? चलता हूं अगली बात में, अगले पेज पे चल रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। अब देखो, मान लो यहां मैंने लिख दिया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। अगर इसकी आकृति कपनुमा है, कैसी है बेटा? अगर इसकी आकृति कप शेप्ड है, कपनुमा है, तो सी से क्या बढ़ रहा है? कप। कैसे कप? कैसे? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास नामक शैवाल में कपनुमा आकृति का शैवाल हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कंफर्म हुआ? नंबर 2 पे चलता हूं बेटा मैं, स्पाइरल। स्पाइरल या कह सकता हूं मैं सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, स्पाइरल या सर्पिलाकार, ये किसमें मिलेगा? स्पाइरुलिना में। किसमें मिलेगा बेटा? स्पाइरुलिना के अंदर। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, स्पाइरुलिना में। अगर चलता हूं मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, मैंने लिख दिया मेखलाकार। क्या लिख दिया बेटा मैंने? मेखलाकार आकृति का हरित लवक किसमें मिलेगा? तो इसको लिखोगे आप यूलोथ्रिक्स नामक शैवाल में। किसमें मिलेंगे बेटा आपने? यूलोथ्रिक्स नामक शैवाल के अंदर ये आपको कैसा मिलेगा? मेखलाकार मिलेगा। सपोज करो यदि ये अपने पास में आ गया, अपने कह सकते हैं ताराकार, स्टार आकृति का, स्टार शेप मिल जाए, तारा आकृति का, ये आपको कहां मिलेगा? तो अपने क्या बोलेंगे इसके लिए आंसर? जिग्नीमा में। इसमें आएगा बेटा ये जिग्नीमा शैवाल के अंदर आएगा, जिग्नीमा शैवाल के अंदर आएगा। कंफर्म हुआ? यदि इसको पूछा जाए सामान्य पादपों में, अगर आ जाए हमारे पास में सामान्य प्लांट है भाई, जितने भी पाए जा रहे हैं, इनमें कैसा होगा? अपने लिख सकते हैं डिस्क रूपी, डिस्क नुमा, या कह सकते हैं एग शेप, या कह सकते हैं अपन गोलाकार। क्या कह सकते हैं बेटा अपने? गोलाकार। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन है जो आपके जेट में या सीयूडी में दोनों लेवल में 100% आई, 100% आएंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार इन क्वेश्चन की रिपीटिंग होती है। तो पहले नंबर पे हमने आकृति कैसे लिखी? कपनुमा। दूसरी सर्पिलाकार, इसको रिबन आकृति भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रिबन आकृति। ये लो जी, मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको रिबन आकृति भी कहा जाता है। रिबन की आकृति के समान भी ये हो सकता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा कौन सा बेटा हमारे पास में? मेखलाकार। मेखलाकार कैसा मिलेगा? यूलोथ्रिक्स नामक शैवाल में मिलेगा। यदि चौथे नंबर पे आ जाए स्टार शेप, ऐसी आकृति, तो ये कहां मिलेगी आपको? जिग्नीमा शैवाल में मिलेगी। और यदि सामान्य लेवल में पूछा जाए कि नॉर्मल जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त स्थलीय पादप हैं, उनमें शैवाल की आकृति कैसी हो सकती है? तो आप क्या लिखोगे? डिस्क रूपी, अंडाकार, गोलाकार। उठाओ, जल्दी करो जी। क्या? अच्छा पीछे करूं क्या? जल्दी करो फटाफट। ठीक है, ये इसकी सामान्य आकृतियां होती हैं शैवालों की। शैवालों के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फटाफट करें, मैं इसे केंद्रीय मॉलिक्यूल भी कर पाऊंगा आपको। ठीक है, किसी भी शैवाल का ये शैवाल है। ठीक है, तो यदि आप इसके अंदर पर्णहरित ए के बारे में पढ़ते हो, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन बेटा, पर्णहरित ए, क्लोरोफिल ए, जो इसका मुख्य अणु है। क्लोरोफिल ए क्या है? इसका मुख्य अणु है इसका। तो क्लोरोफिल ए का जो
केंद्रीय बिंदु होता है, जो केंद्रीय आयन होता है, जो सेंट्रलाइज होता है, जो उसके सेंटर में पाया जाएगा, वो क्या मिलेगा बेटा? वो मिलेगा मैग्नीशियम। क्या मिलेगा बेटा? मैग्नीशियम। ठीक है, जल्दी करें। जल्दी करें फटाफट। जी, नेक्स्ट करूं स्लाइड, फिर कुछ क्वेश्चन लिखाता हूं इसके ऊपर आप। तो सभी बच्चों ने जल्दी करें, जल्दी फटाफट। पांच क्वेश्चंस के ऊपर आपको मैं करा चुका हूं, ठीक है बेटा। और आगे देखें, चलो नेक्स्ट पे जल्दी करें फटाफट। कप शेप, कैसे कप नुमा, कैसे क्लेमाइडोमोनास, रिबन आकृति, स्पाइरल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पाइरल, या सर्पिलाकार क्या बोलेंगे? स्पाइरुलिना। यदि बात करते हैं मेखलाकार, मेखला मतलब यूलोथ्रिक्स, मेखला मतलब यूलोथ्रिक्स। जिग्नीमा, जिग्नीमा की आकृति भी लगभग किससे मिलती जुलती है? ठीक है, स्टार शेप से। अपने क्या बोल देंगे, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? स्टार शेप क्या मिलेगा? हरित लवक की आकृति मिलेगी इसके अंदर। क्लोरोफिल ए जो होता है उसके अनुसार अपने कह देंगे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की आकृति कैसी पाई जाएगी? ताराकार या स्टार शेप मिलेगी। चलो आगे देखो आगे। अब अपने चलते हैं हरित लवक में। क्या पाया जा रहा है इसके अंदर? पर्ण हरित अणु पाया जा रहा है। पर्ण हरित अणु के दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा क्या? शीर्ष भाग। एक को क्या बोलते हैं बेटा अपन? उच्च भाग। शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? पायरोल वलय। शीर्ष भाग में कौन सी वलय पाई जाएगी? पायरोल वलय पाई जाएगी। और उच्च भाग में कौन सी वलय पाई जाएगी? बोलेंगे फाइटोल वलय पाई जाएगी। कौन सी वलय मिलेगी आपको यहाँ पे? फाइटोल वलय मिलेगी। उतारो। पायरोल और फाइटोल दो वलय पाई जाती हैं। पर्णहरित अणु की शीर्ष वलय को कहा जाता है पायरोल वलय, पायरोल वलय। और कुछ भाग को क्या कहा जाता है बेटा जी? फाइटोल वलय। कैसी वलय होती है? फाइटोल वलय पाई जाएगी। उनके बाद ध्यान से अभी मैं चल रहा हूं इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल की, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर के दौरान दिखाएंगे कि इसके अंदर कैसी कैसे इसकी क्रियाविधि होती है। सभी उतार लिया होगा ये। चलता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो अभी हम एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। देखो ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूं मैं, जो एक अंदर की तरफ सर पाया जा रहा है। डबल लेयर होता है बेटा ये,
हमने यही पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना आपको कैसे दिखाई देगी? डबल लेयर स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इस झिल्ली को, पहली वाली को क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा मैं बाहरी झिल्ली। क्या बोलूंगा बेटा मैं? बाहरी झिल्ली। इसको क्या बोलूंगा मैं? आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली बोल दिया। कन्फर्म हुआ? दोनों झिल्लियों में देखो, बाहरी झिल्ली में क्या मिलेगा आपको? बाहरी झिल्ली के अंदर आपको वसा और प्रोटीन के द्वारा निर्मित स्तर पाया जाएगा। इसमें वसा और प्रोटीन पाई जाती है। समझ आई बात बेटा? क्लियर हुई? दोनों झिल्लियों के बीच में, अब यहां पे चलता हूं, बीच में अंदर क्या पाया जा रहा है? सारा का सारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पाया जा रहा है। ऐसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना, मैट्रिक्स पढ़ा जा रहा है। इसको भी अपने मैट्रिक्स या धात्री बोलेंगे, पर इसका नाम कुछ अलग होगा। अब देखो कैसे। इसमें क्या क्या पाई जा रही संरचनाएं? इसमें कुछ ऐसी आपको संरचनाएं मिलेंगी, ये वाली देखते जाएं। ये थैलेकॉइड की ढेरी है। किसकी ढेरी है बेटा? थैलेकॉइड की ढेरियां हैं, सिक्के नुमा आकृतियों में पाई जाएंगी बेटा। ये इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। उनके नाम जो है वो भी आपको बता रहा हूं मैं। देखो, ये इसमें आकृतियां पाई जा रही हैं। नंबर 1, पहली बात, इन समस्त सिक्कों की ढेरियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? ग्रेन्नम। क्या कहा जाता है? ग्रेन्नम। और यदि हम इसको एक वचन में लेके चलें तो अपने क्या बोलेंगे? ग्रेन्ना। क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे अपन ग्रेन्ना। बोल दिया ग्रेन्ना। दो ग्रेन्नम सिक्कों की ढेरियां जो हैं, इनको जोड़ने वाली ये संरचनाएं जो है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्रेट चैनल। पहला बोलेंगे फ्रेट चैनल। दूसरा नाम इसका बोलेंगे स्ट्रोमा लैमिली। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोमा लैमिली। तीसरा नाम इसको और क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्ट्रोमा थैलेकॉइड। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोमा थैलेकॉइड कहेंगे अपने। ये लो जी, ये हो गया स्ट्रोमा थैलेकॉइड। ये संरचनाएं। क्वेश्चन आता है, दो विभिन्न ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? फ्रेट चैनल, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा थैलेकॉइड। ये वो संरचना है जो एक ब्रिज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? ब्रिज का निर्माण करती है। किन के बीच में ब्रिज का निर्माण करती है? दो ग्रेना के बीच का ब्रिज का निर्माण करती है। तो अपने बोल दिया इसको फ्रेट चैनल, स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा थैलेकॉइड के नाम से जाना जाता है। कंफर्म है? सिक्कों की एक ढेरी हमारे पास में क्या पड़ी हुई है? ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं इसे। समझ आई बात बेटा? इसके अलावा, अब देखिए ध्यान से, इसके अलावा इसमें और क्या क्या पाया जा रहा है? इसके अलावा ये जो बचा हुआ जो भाग पाया जा रहा है, खाली जो भाग पाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें द्रव्य पाए जाते हैं, ये जो भाग है, इस भाग को अपन क्या बोलेंगे? इस भाग को बोलेंगे बेटा अपन स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोमा। अब इसको बोल दिया स्ट्रोमा, इसको बोल दिया ग्रेना या ग्रेनम बोल दिया, ऊपर वाले को बोल दिया स्ट्रोमा बोल दिया। स्ट्रोमा भाग में आपको और कौन कौन सी संरचनाएं मिलेंगी? नंबर 1, इसमें आपको क्या पाया जा रहा है? ये वर्तुलाकार क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है। इसमें किसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी? सेम वही ग्वाइनोसिन, साइटोसिन की मात्रा ज्यादा मिलेगी। किसकी उपेक्षा? एडेनिन और थाइमिन की उपेक्षा ग्वाइनोसिन, साइटोसिन की मात्रा यहाँ पे क्या मिलेगी? आपको ज्यादा मिलेगी। नंबर 1। दूसरा काम क्या होता है बेटा? यहाँ पे और क्या मिलेगा? और बेटा यहाँ पे अपने को आरएनए भी मिलेगा। चलो जी, ये इसमें आरएनए पाया जा रहा है। और क्या मिलेगा? और बेटा इसके अंदर अपने चलते हैं, और मिलेगा इसके अंदर अपने को क्या ये पाए जा रहे हैं बेटा? ये राइबोसोम पाए जा रहे हैं। तो ये लोग ये बोल दिया आपने कि इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कौन सा मिलेगा? 70S प्रकार का। कैसा मिलेगा बेटा? 70S प्रकार का इसके अंदर राइबोसोम मिलेगा। कंफर्म हुआ? और इसके अंदर क्या मिलेगा? कुछ बेटा इसके अंदर वसा की बूंदें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? वसीय पदार्थों की बूंदें मिलेंगी। लिख दिया वसीय बूंदें। वसीय बूंदें पाई जाएंगी। और क्या मिलेगा इसके अंदर?
डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, इसमें प्रोटीन मिलेगा। ये लो लिख लो, कुछ इसके अंदर प्रोटीन अंश पाए जा रहे हैं, ये लो इसमें प्रोटीन अंश भी मिलेगा। कन्फर्म हुआ बात बेटा? ये इतना मटेरियल किसमें पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इसके अंदर, जो जिसके बगैर ये अधूरा है, वो अधूरे वाली चीज है क्या? देखो, इसमें आपको कुछ विशेष प्रकार के, मैं थोड़ा स्टार से बना रहा हूं बेटा इसको मैं, ये क्या पाया जा रहा है? ये एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है RUBISCO। क्या बोलेंगे? रुबिस्को। खुद ये क्या है? एक एंजाइम है। क्या है ये? मैंने इसको अंदर प्रोटीन भी बोला है। इसमें 16% तो क्या मिलेगी? दुनिया की सबसे ज्यादा क्या मिलेगी इसके अंदर? प्रोटीन मिलेगी। 16% पाई जाती है। ये एंजाइम है, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था, एंजाइमों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं। समस्त एंजाइम प्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु समस्त प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। समस्त एंजाइम प्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु समस्त प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये बात ध्यान देना। तो ये रुबिस्को एंजाइम पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बेटा? ये रुबिस्को एंजाइम पाया जा रहा है। ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एंजाइम है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एंजाइम कहा जाता है। दुनिया की 16% प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन किस एंजाइम में होती है? इस एंजाइम में होती है। याद रखोगे बेटा आप इसको, भूलना नहीं है। कन्फर्म है ये कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां पे मिलने वाली है? रुबिस्को प्रोटीन के अंदर, इसमें एंजाइम में मिलने वाली है रुबिस्को। या मैं कह सकता हूं RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। क्या बोल सकता हूं बेटा मैं? राइबुलोज बाइफॉस्फेट। इसकी पहचान में क्या लिखेंगे अपन? इसकी पहचान में ये लिखेंगे, ये देखो ध्यान से, हमने लिखा रुबिस्को। रुबिस्को, पहले तो इसका पूरा नाम लिखेंगे। पूरा नाम लिखिए इसका, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नाम लिखो बेटा इसका, राइबुलोज, देखो बेटा, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये बेटा इसका पूरा नाम है। पहला काम स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा एंजाइम है, पहली बात तो ये लार्जेस्ट एंजाइम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रोटीन, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोटीन, 14 से 16% प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक प्रोटीन किसके अंदर मिलेगी? राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम के अंदर मिलेगी। 16% मिलेगी। याद रखना बेटा, सुनोगे बात ध्यान से बेटा? क्लियर हुआ टॉपिक? ये प्रकाश संश्लेषण में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कंफर्म है? आगे देखें, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, मैं सुनते जाइए। हमने पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। हम क्लोरोप्लास्ट में पढ़ते हैं बाहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली पाई जा रही है। बाहरी झिल्ली के अंदर आपको क्या मिलेगा? वसा प्रोटीन के अंश ज्यादा मिलेंगे। उसके भीतर की ओर मिलेगा आपको आंतरिक झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच में पेरीप्लास्टिडियल फ्लूइड पाया जाता है। पीपीएफ बोलते हैं इसे, पीपीएफ। क्या बोलते हैं बेटा? पीपीएफ, परिहरित लवकीय द्रव्य। परिहरित लवकीय द्रव्य कह सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे परी या पेरीप्लास्टिडियल। प्लास्टिडियल मतलब क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। पेरीप्लास्टिडियल फ्लूइड बोल सकते हो आप इसको। याद रहेगा, तरल द्रव्य भरा रहता है। इस झिल्ली के अंदर विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं। दो भाग मिलेंगे। एक भाग होता है ग्रेनम, दूसरा भाग क्या होता है? स्ट्रोमा। क्या होता है बेटा? स्ट्रोमा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि ग्रेनम तो संरचना ही हमारी अलग हो गई। ग्रेनम क्या होगी? हमारी संरचना अलग हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं हरित लवक में पाई जाने वाले डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, रुबिस्को एंजाइम, वसा बूंदे, समस्त संरचनाएं
हरित लवक के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रेना में, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रोमा में, ऑप्शन नंबर 3 दोनों में, ऑप्शन नंबर 4 किसी में भी नहीं। किसमें पाई जा रही है बेटा? ये चीज ध्यान रखनी है बस आप कि स्ट्रोमा अलग नहीं है। दिखने ग्रेना को छोड़कर बाकी दिखाई देने वाली समस्त चीजें किसके अंदर है? स्ट्रोमा में। समझ आई बात बेटा? क्लियर हो गई? इतने आपने सारे के सारे मैटर जो आपने उतार दिया। अभी चलते इसके अंदर घुसते हैं, अंदर कैसे घुसेंगे इसके अंदर, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूं आपको। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, सभी ने उतार लिया, चलो देखते हैं। अब देखो हमारे पास में हमने ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये कैसा था? डबल लेयर वाला था। डबल लेयर वाले में हमारे पास में संरचनाएं कैसी पाई जा रही है ग्रेना की? कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई दे रही है बेटा आपको। दिख रही है? इसको क्या नाम दिया? क्या नाम दिया बेटा? ग्रेनम। इस ग्रेनम में क्या पाया जाता है? इसमें पाई जाती है थैलेकॉइड। क्या पाई जाती है बेटा? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड नाम किसने दिया? बोलेंगे मेंके ने। किसने नाम दिया? मेंके। ये मेंके वैज्ञानिक है जिसने थैलेकॉइड नाम दिया। क्या दिया बेटा? नाम दिया। थैलेकॉइड की आकृति कैसी होती है? थैलेकॉइड की आकृति ऐसी होती है। ये थैलेकॉइड की आकृति है। थैलेकॉइड एक सिक्के नुमा आकृति है। कैसी है बेटा? ये सिक्के नुमा। ये एक सिक्के नुमा संरचना है थैलेकॉइड। ओके, समझ आया? थैलेकॉइड नाम किसने दिया? मेंके ने। मेंके ने क्या बताया? मेंके ने बताया कि इसके ऊपर कितने अणु पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसके ऊपर? इसके ऊपर बहुत सारे अणु पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? इस संरचना को सिंपल डायग्राम देखा जाए तो आप इसको यूं भी बना सकते हैं कि भाई इसके ऊपर इस सिक्के नुमा जो थैलेकॉइड है, इसकी भित्ति के ऊपर आपको क्या पाए जाएंगे? कुछ इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी अणु पाए जाते हैं। ये अणु पाए जा रहे हैं, तो ये थैलेकॉइड की आकृति है बेटा। सुनते जाएं ध्यानपूर्वक। अणु कौन से पाए जा रहे हैं? इसको बोलते हैं क्वांटासोम। क्या कहा जाता है बेटा? क्वांटासोम अणु कहते हैं। क्वांटासोम अणु नाम किसने दिया? पॉर्क व बिगिंस ने नाम दिया। इसके खोजकर्ता ये है, पॉर्क व बिगिंस। क्वांटासोम अणु किसने नाम दिया? पॉर्क व बिगिंस। क्वांटासोम अणु का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं पीएसयू। पीएसयू का पूरा नाम क्या होता है? फोटो सिंथेटिक यूनिट। हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी इकाइयां। क्या कहा जाता है बेटा इसे? प्रकाश संश्लेषी इकाइयां कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पहला क्वेश्चन समझ लो। हरित लवक में दिखाई देने वाली ग्रेनम क्या है? बोलेंगे थैलेकॉइड रूपी सिक्के नुमा आकृतियों की एक ढेरी है। एक ग्रेनम में कितने थैलेकॉइड पाए जाते हैं? अरे कितने थैलेकॉइड पाए जाते हैं? 100 सिक्कों की एक ढेरी क्या कहलाती है? 100 थैलेकॉइड सिक्कों की एक ढेरी क्या कहलाती है? ग्रेनम कहलाती है। ग्रेनम में क्या पाए जाते हैं? थैलेकॉइड नाम किसने दिया? थैलेकॉइड की सतह पर क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम। क्वांटासोम का दूसरा नाम क्या है? पीएसयू का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोटो सिंथेटिक यूनिट। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषी इकाइयां। क्वांटासोम नाम किसने दिया?
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेंके, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्क व बिगिंस। ये लो जी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाइयां कहा जाता है बेटा इसे, समझ आई। इसे ही क्या बोला जाता है, क्वांटा सोम अणु कहा जाता है। इसके बगैर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। बीच में दिखाई देने वाला ये भाग क्या है, इसे बोलेंगे ल्यूमेन गुहा। क्या बोलेंगे बेटा, ल्यूमेन गुहा कहेंगे, याद रखेंगे। आ गया समझ, संधि विच्छेद हो गया सारा का सारा। पहला प्रश्न इसमें बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन कौन सा था, पहला क्वेश्चन था 1 नंबर ग्रेना, ग्रेना में क्या पाई जा रही है, 2 नंबर थैलेकॉइड, थैलेकॉइड की आकृति कैसी होती है, सिक्के नुमा आकृति होती है। थैलेकॉइड का नामकरण किसने किया, मेंके ने किया। थैलेकॉइड के ऊपर क्या पाए जाएंगे, 5 नंबर में क्या पाए जाएंगे, क्वांटा सोम अणु पाए जाएंगे। 6 नंबर में क्वांटा सोम अणु का नाम किसने दिया, पार्क बिगिंस ने। इसकी आकृति, इसको और क्या बोलते हैं, 7 नंबर फोटोसिंथेटिक यूनिट या प्रकाश संश्लेषी इकाइयां भी कहा जाता है। कोई डाउट किसी बच्चे को, समझ में आ चुका है। और 8 नंबर, इसके बीच में कौन सी गुहा पाई जाती है, ल्यूमेन गुहा पाई जाती है। एक ग्रेनम के अंदर, इस एक ग्रेनम के अंदर कितने थैलेकॉइड पाए जा रहे हैं, कितने पाए जा रहे हैं बेटा, कितने पाए जा रहे हैं, 100 सिक्कों की एक ढेरी क्या कहलाती है, ग्रेनम। हरित लवक के अंदर कितनी ग्रेनम पाई जाती है, लिख दो 20 से 40। कितनी पाई जाती हैं, इनकी संख्या कितनी होगी, 20 से 40 होगी। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, हर चीज समझ में आई। रिपीट करवाऊं थोड़ा सा, मैं करते हैं रिपीट अपने। हरित लवक के अंदर दिखाई देने वाली पहली संरचना क्या है, ग्रेनम के अंदर क्या पाया जाता है, थैलेकॉइड की संख्या कितनी होती है, थैलेकॉइड का आकृति कैसी होती है, सिक्के नुमा। थैलेकॉइड का नाम किसने दिया, थैलेकॉइड के अंदर कौन से अणु पाए जाएंगे, क्वांटा सोम अणु का नाम किसने दिया, क्वांटा सोम अणु का दूसरा नाम क्या है। प्रकाश संश्लेषी इकाइयां, फोटोसिंथेटिक यूनिट जो होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। आ गए, कोई बताएगा, 130, 230, 330, 430, 230, शाबाश। कितनी संख्या होती है बेटा इसकी, 230 होती है। करो संधि विच्छेद, 230 में क्या होता है, 230 में क्या होता है। हरित लवक में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी। 230 में आप यूं कर लो, 7 और 6 13 होते हैं ना, होते हैं ना। 170 प्लस 60 कर लो इसको, 170 प्लस 60 बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, तो 170 क्या है, ए, और 60 क्या है, बी। ए क्या है, क्लोरोफिल ए, और 60 क्या है, क्लोरोफिल बी। कहानी समझ आ गई, सबको अच्छी लगी, फिल्म अच्छी चल रही है, ठीक है, शुक्र है। ये हो गए इसके सारे क्वेश्चन जितने इसके अंदर होने चाहिए थे। अब सभी बच्चों ने उतार लिया, इसको उतार रखा है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूं मैं, चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग, अब यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे। क्या चलेंगे, हमने पहला पार्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ग्रेना। क्या पढ़ा है, ग्रेना, या क्या पढ़ा है हमने, ग्रेनम। इसमें ये कहां पाया जा रहा है, हरित लवक के अंदर पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होंगी, इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होंगी, अपने क्या लिखेंगे, इसमें प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं पाई जाती है बेटा, प्रकाशिक अभिक्रिया पाई जाती है। ये लो जी, इसमें क्या हो गया, रहेगा यार, ये यार कैसे, वेरी गुड। ये प्रकाशिक अभिक्रिया यहाँ पाई जाती है, ठीक है भाई। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया पाई जाती है। प्रकाशिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, लाइट
रिएक्शन कहा जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं। इसका बापू कौन था? इसको किसने बताया था? सबसे पहले इसको किसने बताया था? बोलेंगे रॉबर्ट हिल ने। किसने बताया था बेटा? रॉबर्ट हिल ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। बात समझ आई? हरित लवक के ग्रेना के अंदर कौन सी अभिक्रियाएं पाई जाती हैं? प्रकाशिक अभिक्रियाएं। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हिल। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? इसे हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। हिल अभिक्रिया का मतलब क्या है? इसका मतलब है चक्रीय व अचक्रीय, चक्रीय तथा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। मेरे हिसाब से अब कुछ पीछे बचा नहीं है। फोटोसिंथेसिस यूनिट हमारी साथ साथ चल रही है, ठीक है बेटा। प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक हमारा बड़ा इकट्ठे चल रहे हैं, दोनों के दोनों टॉपिक। तो ये जेट लेवल में और सीयूटी लेवल के अंदर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब हम चलने जा रहे हैं हमारा सेकंड पोर्शन, स्ट्रोमा। कौन सा चलने जा रहे हैं बेटा? सेकंड पोर्शन, स्ट्रोमा कहेंगे। ये लो जी, हमारा दूसरा भाग आ गया स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में कौन सी संपन्न होती है? बोलेंगे अप्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। कौन सी संपन्न होती हैं? अप्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अप्रकाशिक अभिक्रियाएं जो हैं कैसी हैं? अगर प्रकाश नहीं होगा तो बेटा क्या हो जाएगा कमरे में? हैं? क्या हो जाएगा? अरे देसी में बोल दे काड़ो जरूर जी, क्या हो जाएगा? काला। तो काला, अभी बच्चों का नाम दौड़ियो, कालियो, पीड़ियो नाम रखते थे अपने। तो इसके ये कौन सी अभिक्रियाएं? ये काली अभिक्रियाएं, अंधेरी अभिक्रियाएं, अंधकार युक्त अभिक्रियाएं, या इसके खोजकर्ता का नाम क्या था? कालिया। अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक मैन। क्या बोलते हैं? ब्लैक मैन। तो स्ट्रोमा के अंदर जितनी अभिक्रियाएं संपन्न हुई थी वो कौन से आदमी ने बताई थी भाई? ब्लैक मैन कालिये ने बताई। इसकी मान नाम रख दिया ब्लैक मैन कालिया। ठीक है, तो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं बोलते हैं तो इसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? इसे कहेंगे डार्क रिएक्शन, अंधकार में अभिक्रियाएं। ये अंधकार में अभिक्रियाएं, अंधकार में अभिक्रियाएं एक बात सीधी सी है, यहाँ लैमिली वैमिली की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार के ग्रेनम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ किसी प्रकार के थैलेकॉइड की आवश्यकता नहीं है, लोड ही नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार की। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है? उसमें प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं। चक्रीय फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण घटनाएं कहाँ पाई जाती हैं? ग्रेनम में पाई जाती है। यहाँ कौन सी अभिक्रियाएं हैं? अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। खोजकर्ता कौन थे? कौन थे बेटा खोजकर्ता? ब्लैकमैन। अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रोमा में ब्लैकमैन ने कितनी अभिक्रियाएं दी थी? कितनी अभिक्रियाएं दी थी बेटा? लिख दो। 3 अभिक्रियाओं का खोजकर्ता कौन है? कालिया। ठीक है, ब्लैकमैन। मजा आ रहा पढ़ने में? समझ आ रही है सारी चीजें पूरी की पूरी? ठीक है, ये ग्रेनम के अंदर थी, अब ये चल रही है अपने स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा में कौन कौन सी अभिक्रियाएं जन्म देती हैं, क्या क्या करती हैं, उसके बारे में हम अपने पढ़ेंगे। फटाफट उतारें, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलने जा रहा हूं बेटा मैं। तो ये लो, फिर लगा दिया बटन के ऊपर हाथ। अब चलते हैं अपने स्ट्रोमा के ऊपर। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के बारे में मैंने सीधा लिख दिया ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने क्या कहा? ब्लैकमैन ने भैया कहा कि स्ट्रोमा में 3 घटनाएं संपन्न होती हैं। नंबर 1 को बोलेंगे C3 चक्कर। C3 चक्कर का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ये पक्का सिलेक्शन होगा इसका, नोट कर लो भाई। कैल्विन चक्कर। क्या बोलेंगे इसे? कैल्विन चक्कर। इसे कहेंगे कैल्विन चक्कर कहेंगे। क्रेबस चक्कर इसमें नहीं होता। क्रेबस चक्कर बेटा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इधर नहीं होता। तो कैल्विन चक्कर, कैल्विन चक्कर का दूसरा तीसरा नाम क्या होगा? बोलेंगे CO2 स्थिरीकरण चक्र। क्या बोलेंगे बेटा? CO2 स्थिरीकरण चक्र। समझा क्या? यही बोलते हैं CO2 स्थिरीकरण चक्कर, C3 चक्कर, कैल्विन चक्कर।
या इसका खोजकर्ता का नाम क्या था भाई? इसके खोजकर्ता का नाम था केल्विन तथा बेंसन। केल्विन तथा बेंसन ने खोज की थी। C3 चक्कर कहते हैं, केल्विन चक्कर कहते हैं, CO2 स्थिरीकरण चक्कर कहते हैं, केल्विन बेंसन चक्कर भी कहा जाता है। बात आई इसको C3 चक्कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रथम स्थायी उत्पाद, इसका प्रथम स्थायी उत्पाद, इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का होता है बेटा? 3 कार्बन का। नाम क्या है उसका? PGA। पूरा नाम लिखो। पूरा नाम क्या लिखोगे? फास्फो ग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये लो जी मित्रों, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? स्ट्रोमा में पाया जाने वाला, स्ट्रोमा के बारे में जो कुछ बताया किसने बताया? काड़ू ने बताया। अब जी हमें ठेको दे दियो। क्या नाम है तेरा बेटा? आपका नाम क्या बेटा? हाँ जी, रामकिशन। मैंने रामकिशन को ठेका दे दिया, रामकिशन बिल्डिंग बनानी है। अब रामकिशन ने क्या पकड़ लिए? दिहाड़िये पकड़ लिए, मजदूर पकड़ लिए। अब उनका काम तो आप ही बताओगे कि आपने कौन कौन सा काम करना है। तो ब्लैकमैन ने क्या किया? निकाला नंबर 1 पे C3 चक्कर। C3 चक्कर का बापू कौन था? केल्विन बेंसन। खोजकर्ता कौन है? केल्विन बेंसन। केल्विन चक्कर या बेंसन चक्कर भी बोलते हैं, CO2 स्थिरीकरण चक्कर भी बोलते हैं। इसे C3 चक्कर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। और 3 कार्बन के उत्पाद का नाम क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलता हूं दूसरे पे। C4 चक्कर। C4 चक्कर आ गया, ठीक है। इस C3 चक्कर जो है, इनको C3 पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? C3 प्लांट भी कहते हैं। और C3 प्लांट कौन से हैं? कौन से C3 प्लांट? जो सामान्य पाए जा रहे हैं। सामान्य पाए जा रहे जो है वो कौन से पादप है? वो C3 पादप है। चलते हैं C4 चक्कर के ऊपर। C4 चक्कर की खोजकर्ता का नाम क्या था? ये खोजकर्ता का नाम क्या था? क्या नाम था? हैच एंड स्लैक। क्या नाम था बेटा? हैच एंड स्लैक। ये लो बेटा, हैच एंड स्लैक कहा गया है इसे। ओके, C4 चक्कर कहते हैं। अब C4 चक्कर क्यों कहते हैं बताओ भी मेरे को बेटा। बेटा पहले आप सीधे बैठो बेटा प्लीज, आलस नहीं करना आपको। मैं नहीं कर रहा, आप क्यों कर रहे हो? C4 चक्कर को C4 चक्कर क्यों कहा जाता है? तुक्का तो मारो। C4 को C3 क्यों बोला गया था? क्योंकि उसका पहला स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का था? तो C4 का पहला स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का होना चाहिए? नॉर्मल सी बात है बेटा, तो अपने दिमाग में आनी चाहिए कि C4 का मतलब क्या है कि इसका पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का बनेगा। भाई कितने का बनेगा? 4 कार्बन का। ये लो बेटा, 4 कार्बन का प्रथम उत्पाद बनेगा। प्रथम उत्पाद बनेगा। और पहले प्रथम स्थायी उत्पाद का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा उसका? बताओ भाई। उसका नाम होगा OAA। गणाता ना OAA, ठीक है। OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये लो जी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C3 और C4 पादपों के बारे में मैंने आपको बताया। C4 पादप कैसे पादप होते हैं? कहते हो कैसे होते हैं बेटा C4 पादप? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से और उच्च उत्पादकता की दृष्टि से कौन से पादप अच्छे होते हैं, C3 या C4? कौन से? C4 पादप अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि C4 पादप प्रकाशिक श्वसन नहीं करते और C3 पादप क्या करते हैं? प्रकाशिक श्वसन करते हैं। अगली बात, C3 पादप जो होते हैं ये सामान्य तापमान पर काम करते हैं। कहां पे काम करते हैं बेटा? सामान्य ताप के ऊपर। जहां पर टेम्परेचर भी कम हो, CO2 भी कैसी होनी चाहिए बेटा? सामान्य होनी चाहिए। लेकिन C4 पादप जो है वो उच्च तापमान पर, उच्च CO2 पर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये पनपते हैं। इसलिए C4 पादपों की दक्षता C3 से ज्यादा होती है। तो इसके लिए क्या लिखोगे? C4 बेस्ट है किससे?
C3 कंफर्म याद रहेगा, भूलोगे नहीं। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से पादप पृथ्वी पर प्रकृति में सर्वाधिक दक्षता पूर्वक होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा उत्पादन देते हैं, C4। कौन से? C4 पादप, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सह लेते हैं, C3 नहीं सहन कर सकते। C4 के अंदर प्रकाशिक श्वसन जो होगा वो नहीं होगा, C3 के अंदर प्रकाशिक श्वसन पाया जाता है। और प्रकाशिक श्वसन एक प्रकार की बुराई है। कैसी है बेटा? ये बुराई है। तो C4 के अंदर ये नहीं पाई जाएगी, तो C4 कैसा होगा? बेस्ट पादप होगा C3 की अपेक्षा। कंफर्म हुआ? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पहला कौन सा था? स्ट्रोमा में पाई जाने वाली पहली अभिक्रिया कौन सी है? C3 चक्कर बोलते हैं। C3 चक्कर के खोजकर्ता कौन थे? सारे बोलो। केल्विन चक्कर। दूसरा नाम क्या है इसका? इसके प्रथम स्थायी कार्बन जो होता है, प्रथम स्थायी उत्पाद जो होता है, कितने कार्बन का बनता है? उसका नाम क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसके खोजकर्ता का नाम क्या था? केल्विन बेंसन चक्कर। समझ आई बात बेटा? कंफर्म हुई? फिर चलता हूं अगली बात के ऊपर में कि C4 चक्कर, C4 चक्कर के खोजकर्ता कौन है? हेचेनस्लैक। C4 चक्कर का प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का बनता है? उसका नाम क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। बात समझ में आई? सबको पता लग गया? यदि पूछा जाए, चलो वो एंजाइम है वो नेक्स्ट टॉपिक में करवा देंगे, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, स्लो चल रहे हैं। इनके एंजाइमों के बारे में बता रहा था ना, वो अगले टॉपिक में बता देंगे, कोई बात नहीं। तीसरी प्रक्रिया कौन सी होती है? कैम चक्कर। क्या बोलेंगे बेटा? कैम चक्कर। ये कैम चक्कर का मतलब क्या है? पूरा नाम क्या है इसका? क्रेसुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। देखो, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नाम होता है बेटा इसका। कैम पादप बोलते हैं। ये कौन से कुल के पादपों में पाई जाती है? लिख लो बेटा, क्रेसुलेसी कुल के पादप, कुल के पादपों के अंदर मिले। ठीक है, जैसे नागफणी, ग्वारपाठा, एलोवेरा इत्यादि। एग्जाम्पल लिख लेना भाई इसे। नागफणी, एलोवेरा, ग्वारपाठा इत्यादि, है ना? सुनिए बात ध्यान से। ठीक है, डंडाथोर, U4BSC फैमिली लगा लो इसके अंदर। U4BSC जो C4 के अंदर भी लगभग होती है, इसके भी एग्जाम्पल वहां पे पाए जाते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगी? इधर मिलेगी। केक्टस वगैरह जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे पादप कैसे होते हैं बेटा? कैम पादप माने जाते हैं। कन्फर्म हुआ? स्ट्रोमा में ये तीन घटनाएं घटित होती हैं, इनको कहा जाता है अप्रकाशिक अभिक्रियाएं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, स्ट्रोमा में पाई जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, स्ट्रोमा में पाई जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, नंबर 1 C3 चक्कर, C4 चक्कर, कैम चक्कर या चक्रीय फास्फोरिलीकरण। क्या लिखोगे? चक्रीय फास्फोरिलीकरण, क्योंकि चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहां पाया जाता है? ग्रेनम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा? ग्रेनम में पाया जाता है। ये चीजें ध्यान देना। ये है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के वर्क के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या है, क्या क्या काम है इसका? मैंने नागफणी, एलोवेरा, U4BSC, केक्टस। ठीक है, कार्य चलते हैं नंबर 1 पे। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में, ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण में, जो पृथ्वी के ऊपर ऊष्मीय वैश्विकता की स्थिति होती है ना, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है पृथ्वी का, उसको कंट्रोल करने में कौन काम आएगा? हरे पादप काम आएंगे। हरे पादप काम क्यों आएंगे? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बात समझ आई? प्रकृति को ठंडा रखने में सहायता करता है। नंबर 2 पे ऑक्सीजन व CO2 का गैसीय नियमन बनाए रखने में, गैसीय नियमन बनाए रखने में अगला कार्य इसका ही है। गैसीय नियमन कौन बना के रखेगा? कौन बना के रखेगा? क्लोरोप्लास्ट। अगला एग्जांपल, विटामिन के व ई का संश्लेषण में,
के संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन क्या लिखेंगे इसके अंदर अपने, ये प्रकाश संश्लेषण में तो है ही है, वो तो हमें पता ही है सारों को। अगला क्या लिखेंगे इसके अंदर अपने, अगला लिखेंगे ये एक अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। ऐसा कोशिकांग है बेटा, ये अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। क्यों, क्या पहचान होती है अर्धस्वायत्त कोशिकांग की? ऐसा कोशिकांग जिसके पास में खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम, खुद का प्रोटीन हो। सुनिए बात, अपनी एनर्जी को खुद प्रोड्यूस करता हो, उसको क्या बोलेंगे? अर्धस्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। एनी डाउट? क्लियर हुआ, समझ में आया? उसके अलावा अपने और क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये काम आता है। ठीक है, पादपों के द्वारा जो हरियाली होती है या जो ठंडी छांव प्राप्त होती है, शीतलता महसूस होती है, वो किसके कारण होती है? हरित लवक के कारण महसूस होती है। ये इसके बेस्ट एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा चुका हूं। याद रखिएगा, बेसिकली बड़े बड़े क्वेश्चन पे आता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा एंजाइम किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में या हरित लवक में? हरित लवक में। नाम क्या है उसका? रुबिस्को। रुबिस्को का पूरा नाम क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्लोरोफिल, जो कोशिकाएं होती है क्लोरोफिल की होती है, पर्ण मध्योतक अपने कह सकते हैं, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में C3 चक्कर ज्यादा पाया जाएगा। C4 की बात करें तो बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर, या कह सकते हैं फूल आच्छादित कोशिकाओं के अंदर ये घटना घट सकती है। समझ आई बात बेटा? ये है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का भी किसमें योगदान होता है? क्वेश्चन और लिखो, मात्रक वंशागति में, कोशिका द्रव्यी वंशागति में। ये भी लिख लो बेटा, कोशिका द्रव्यी वंशागति, वंशागति में, यानी कि इसको मात्रक वंशागति भी कहते हैं। मात्रक वंशागति में सहायक है बेटा ये। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि अभी तक आपने कितने कोशिकांग पढ़े हैं जो कोशिका द्रव्यी वंशागति अथवा मात्रक वंशागति में सहायक होते हैं? पहला कौन सा पढ़ा था हमने? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा कौन सा पढ़ा आपने अभी? हरित लवक। दोनों कोशिकांग कहां काम आ रहे हैं बेटा? ये कोशिका द्रव्यी वंशागति में या मात्रक वंशागति के अंदर हम इसका योगदान मानते हैं। इंपॉर्टेंट रोल है बेटा इनका, भूलिएगा नहीं। हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाता है, उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट का निर्माण भी पूर्ववर्ती क्लोरोप्लास्ट से हो जाता है। कब? जब वो कोशिका के अंदर हो। यदि इनको कोशिका से बाहर निकाल दिया जाए तो इनका कोई रोल नहीं रह जाता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। समझ आई बात बेटा? ये है हरित लवक के बारे में। कैसा लगा? कैसा जोर का लगा? ठीक है, अब चलता हूं हमारा जी, ये ऑक्सीजन तथा CO2, ऑक्सीजन तथा CO2 का गैसीय विनिमय बनाए रखने में, विनिमय, विनिमय लिख दो, नियमन लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब CO2 ज्यादा भी नहीं रहनी चाहिए, ऑक्सीजन भी हमें बढ़िया मिलनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना जी, ये वाला प्रकाश संश्लेषण में, ये वाला विटामिन के और ई, विटामिन के तथा ई का संश्लेषण करने में सहायक है। विटामिन के और विटामिन ई का संश्लेषण करने में सहायक होता है। और अभी मैं क्या बता रहा था यार, दिमाग से निकाल दिया। मैं ये कह रहा था, दो कोशिकांग हमने कौन से पढ़े हैं? एकल झिल्ली वाले या दोहरी झिल्ली वाले? कैसे झिल्ली वाले बेटा? ये दोहरी झिल्ली वाले दो कोशिकांग हमने पढ़ दिए, कंप्लीट हो गए। दोनों का सबसे बड़ा रोल कोशिका द्रव्यी वंशागति या मात्रक वंशागति में, दोनों का सबसे बड़ा रोल, इन्हें कोशिका के अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी इनको क्या बोला जाता है बेटा? कह सकते हैं। सुनगी बात ध्यान में, इनके अंदर अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ डीएनए पाया जाता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार पाया जाता है। समझाई बात ध्यान से? वर्तुलाकार पाया जाता है। कोशिका का मुख्य डीएनए किसके अंदर होता है? केंद्रक में। अतिरिक्त डीएनए कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में या हरित लवक के अंदर। कन्फर्म हुआ? समझ आया? चलता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, न्यूक्लियस। लो मित्रों, अब जो प्रश्न आ रहा है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। केंद्रक कोई कोशिकांग नहीं है, केंद्रक स्वयं कोशिका का नियंत्रक है, कोशिका का निर्देशक है, कोशिका का डायरेक्टर है, कोशिका का समस्त उपापचयी क्रियाओं करने का, क्रियाएं जो होती हैं उनका वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। सुने ध्यान से, पहला काम देखें कैसे आता है। देखें, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस केंद्रक, पहला काम केंद्रक। केंद्रक के बारे में क्या कहा गया है? केंद्रक के बारे में बोला गया है, केंद्रक के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। ये लो जी, रॉबर्ट ब्राउन इसकी डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी कहां की थी? रुको बेटा एक मिनट, इसकी खोज कहां की थी? बोलेंगे ऑर्किड पादप के अंदर, ऑर्किड प्लांट में खोज की। जैसे ही इन्होंने ऑर्किड प्लांट में इसकी खोज की, इसको क्या नाम दिया? एरियोला नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? इसका नाम क्या दिया? इसे बोला एरियोला। एरियोला, एक्चुअली में एरियोला ये शब्द ऐसी संरचना से है जिसकी भित्ति में छिद्र है। क्या है बेटा? छिद्र है, पोर पाए जाते हैं। पोरस न्यूक्लियस बोलेंगे या बोलेंगे छिद्रित अवस्था पाई जा रही है, एरियोला नाम दिया। और इसी एरियोला को आगे संशोधित करके नाम क्या दिया? इसे नाम दिया नाभिक, या कहा इसे केंद्रक नाम दे दिया गया। ये लो बेटा, उनके बाद ध्यान से, इसके बाद केंद्रक की जो खोज थी, इसके जो प्रयोग थे, ये तो हुई थी खोज। केंद्रक का जो प्रयोग करना जब सीखा कि केंद्रक का एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, किन किन संरचनाओं में कैसे कैसे इसका योगदान होता है, तो इसके ऊपर जो प्रयोग किए गए थे ना, इसके प्रयोगात्मक अध्ययन जो था, प्रयोगात्मक अध्ययन जो है वो किसमें किया गया था? एसिटाबुल्लेरिया शैवाल में। किसमें किया था बेटा? एसिटा बुल्लेरिया शैवाल में इसकी एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी हुई थी, खोज किए गए थे, बार बार प्रयोग देखे गए, एक्सपेरिमेंट देखे गए। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रक को जब आप देखोगे, केंद्रक का जब आप अध्ययन करोगे तो कौन सी प्रावस्था में इसका अध्ययन होता है? तो अगर अपने इसकी स्टडी पूछें, इसका हमें अध्ययन करना है केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में होता है? बोलेंगे कोशिका विभाजन के अंदर एक प्रावस्था होती है जिसका नाम होता है बेटा इंटरफेज प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था बेटा? इंटरफेज प्रावस्था। आपके पेपर में यदि हिंदी में लिखी आ जाए तो क्या लिखोगे? अंतरा प्रावस्था। अंतरा प्रावस्था, ये लो जी, इंटरफेज प्रावस्था कहते हैं। और इंटरफेज प्रावस्था में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं? कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं? G1, S, G2 और चौथी प्रावस्था कौन सी होती है? M प्रावस्था। पहली प्रावस्था कौन सी है बेटा? G1 प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था कौन सी है? कौन सी है? तीसरी प्रावस्था कौन सी है? G2 प्रावस्था। और चौथी प्रावस्था कौन सी है? M प्रावस्था। बात समझ में आ गई? इसको बोलेंगे अंतरावस्था की 4 प्रावस्थाएं होती, ठीक है। G1, S, G2 ये 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं शुद्ध रूप से अंतरा प्रावस्था के अंदर, और इसको बोलते हैं विभाजन प्रावस्था। क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहा जाता है विभाजन प्रावस्था, कहेंगे डिविजनल स्टेट बोलेंगे बेटा इसको, ठीक है। और अंतरा प्रावस्था, इंटरफेज प्रावस्था, पूरी प्रावस्था कितने घंटे की होती है? कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है बेटा? 24 घंटे। इसका एक चक्कर कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। जिसमें विभाजन प्रावस्था कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की होती है। कितने की होती है बेटा? 1 घंटे की प्रावस्था होती है। कंफर्म है? सबसे बड़ी प्रावस्था G1 प्रावस्था, उसके बाद में S प्रावस्था, उसके बाद में G2 प्रावस्था, उसके बाद में M प्रावस्था। ये 4 प्रावस्थाएं किसकी हैं? इंटरफेज प्रावस्था की हैं। इसी को क्या कहा जाता है? कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र के अंदर 4 प्रावस्थाएं हैं। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूं। मैं कोशिका चक्र में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं? 4। कौन कौन सी? सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर M प्रावस्था। ये इसका क्रम होता है। सबसे बड़ी प्रावस्था G1,
सबसे छोटी प्रावस्था एम प्रावस्था होती है। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, चलूं मैं अगले टॉपिक के ऊपर। कोशिका विभाजन इंटरफेज प्रावस्था में आप इसका अध्ययन कर सकते हो। क्लियर है? अब चलता है, यदि हमें केंद्रक का अध्ययन करना है तो केंद्रक के अध्ययन की जो शाखा होती है, केंद्रक अध्ययन की जो शाखा है, किस शाखा में हम इसका केंद्रक का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैरियोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोलॉजी कहते हैं बेटा, कैरियोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, हमने लिख दिया कैरियोलॉजी। ठीक है बेटा। केंद्रक के बारे में और क्या बोला गया? केंद्रक में क्या मिलता है? केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली के क्या क्या उपनाम हैं, किन किन नामों से जाने जाएंगे? नंबर 1, इसे कहा जाता है कैरियोथिक्का। क्या कहा जाता है बेटा? कैरियोथिक्का। ओके। नंबर 2, इसे केंद्रक झिल्ली तो कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये लो जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, कैरियोथिक्का भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा आपके पास में, निम्न में से कैरियोथिक्का क्या है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र या केंद्रकीय पदार्थ? क्या बोलोगे? केंद्रक झिल्ली। ये प्रश्न सुन लो, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं? ये क्वेश्चन जेट में आ चुका है इंटरफेज प्रावस्था के बारे में। ऑर्किड पादप का क्वेश्चन जेट में आ चुका है। एरियोला नाम इंपॉर्टेंट है, जेट में आ चुका है। दूसरी बात बताता हूं, ये 3 प्रावस्थाएं हैं, पता नहीं कितनी बार आई है पेपर के अंदर, हजारों बार पेपर में, जेट में और सीओटी में क्वेश्चन रिपीटिंग उठता है। आया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। फिर चलता हूं मैं अगले बात के ऊपर। केंद्रक का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं कैरियोलॉजी। केंद्रक की झिल्ली को कहा जाता है कैरियोथिक्का। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली कैसी झिल्ली है? बोलेंगे दोहरी झिल्ली है। कैसी झिल्ली है बेटा? ये एक डबल लेयर ऑर्गन है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसमें 2 झिल्लियां पाई जाएंगी। कन्फर्म समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूं? हाँ जी, सबने उतार लिया? चल रहा हूं बेटा मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते जाएं। अब देखें, अब क्या है, केंद्र के अंदर आपको कुछ क्या मिलेगा? हमें मिलेगा द्रव्य। क्या मिलेगा बेटा? द्रव्य मिलेगा। इस द्रव्य के उपनाम क्या है? देखो, इसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, पहला काम। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है। अब देखो, केंद्रक द्रव्य को किसने घेर के रखा है? केंद्रक द्रव्य को किसने घेर के रखा हुआ है? हाँ, ये बोल, केंद्रक झिल्ली ने। तो अपने क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। झिल्ली को क्या कहा? क्या कहा झिल्ली को? कैरियोथिक्का। तो थिक्का के अंदर मिलने वाले द्रव्य को क्या मिलेंगे? कैरियोलिम्फ। क्या बोलेंगे? कैरियोलिम्फ। ये लो जी, इसे बोलेंगे कैरियोलिम्फ भी बोलेंगे, इसे कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं। देखो नाम देखो, केंद्र का अध्ययन कैरियोलॉजी, केंद्र की भित्ति कैरियोथिक्का, केंद्र का द्रव्य कैरियोलिम्फ। समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो इसको केंद्रक द्रव्य भी कहते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हो, कैरियोलिम्फ भी कहते हो। खोजकर्ता कौन है? कोशिका द्रव्य के खोजकर्ता कौन थे? स्टार्सबर्गर। केंद्रक द्रव्य के खोजकर्ता कौन थे? स्टार्सबर्गर। केंद्रक द्रव्य के बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया वो किसने किया था? मिश्र ने। उसने तो बताया था कि केंद्रक द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो मिश्र ने बताया था।
तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों का पिता कौन है? स्ट्रासबर्गर। कौन है बेटा? स्ट्रासबर्गर। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं, इसके खोजकर्ता कौन है? स्ट्रासबर्गर। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं, कैरियोलिम्फ भी कहते हैं शॉर्ट भाषा में, कैरियोलिम्फ। ये लो जी, कैरियोलिम्फ भी कहते हैं इसे। समझ आया बात? क्वेश्चन सारे क्लियर हो रहे हैं? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, केंद्रक के अंदर द्रव्य आ गया, केंद्रक द्रव्य के बाद में क्या आएगा? यहां आएगा केंद्रकीय पदार्थ। क्या आएगा बेटा? केंद्रकीय पदार्थ आएगा। केंद्रकीय पदार्थ में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको, अपने केंद्रकीय पदार्थों को? इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन कण। क्या बोलेंगे बेटा? क्रोमेटिन कण बोलेंगे। ये जो क्रोमेटिन शब्द जो है, ये किसने दिया? क्रोमेटिन शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग ने। किसने दिया बेटा? फ्लेमिंग ने। ये लो जी, इसने क्रोमेटिन कण नाम दे दिया, फ्लेमिंग ने नाम दे दिया। फ्लेमिंग ने क्या कहा? फ्लेमिंग ने कहा कि क्रोमेटिन कण में कितने प्रकार के क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। बताओ नाम। पहला क्या है? पहले का नाम यूक्रोमेटिन। वेरी गुड, पढ़ते रहो। यूक्रोमेटिन। अच्छा, लड़कियों में बताएंगे दूसरा नाम क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन। ये लो जी, हेटेरोक्रोमेटिन बता दिया। अब लड़कों में मुझे ये बताएंगे कि दोनों प्रकार की जो क्रोमेटिन है, इन दोनों प्रकार के क्रोमेटिन को सामान्य एक नाम से क्या बोलेंगे? NHC। NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलेंगे। NHC के नाम से जानते हैं, तो NHC के नाम से जानेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल पार्ट या क्रोमेटिन। ओके। अच्छा, दोनों में से मुझे ये बताएंगे ज्यादा सक्रिय कौन सा है? पीछे वाली लाइन, इन दोनों में से ज्यादा सक्रिय कौन है? कौन सा? यूक्रोमेटिन। तो लिख दिया मैंने, ये आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय है। लिख लेना भाई, आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय है। और ये आनुवांशिक रूप से कैसा हो जाएगा बेटा? कम सक्रिय है। ये लो, ये लिख दिया मैंने, ये कम सक्रिय है। ठीक है। यूक्रोमेटिन जो होती है वो केंद्रक में कहां पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव्य के मध्य में। कहां मिलेंगे? केंद्रक द्रव्य के मध्य में। ये लो जी, लिख दिया मैंने यहाँ पे कि केंद्रक द्रव्य के मिड में पाए जाएंगे, मध्य में पाए जाएंगे। ये कहां मिलेंगे? लिखेंगे कैरियोथिका की तरफ। कैरियोथिका। कैरियोथिका क्या है? केंद्रक झिल्ली। क्या ये केंद्रक झिल्ली है। कैरियोथिका की तरफ मिलेंगे, कैरियोथिका की तरफ मिलेंगे। ये झिल्ली की तरफ पाए जाते हैं। दोनों में से अधिक सघन कौन से होते हैं? ये वाले या वो वाले? सघन ये वाले। और विरले कौन से मिलेंगे? ये। तो ये होंगे विरल। ये विरल प्रकार के हैं। और ये कैसे हैं? सघन प्रकार के। कैसे हैं ये? बता दो महाराज। सघन प्रकार के। एनी डाउट? टॉपिक क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, क्या चल रहा है? केंद्रीय पदार्थ। क्वेश्चन आ गया, केंद्रीय पदार्थ में है क्या क्या? क्या क्या? नंबर 1 पे इसमें प्रोटीन है। कितनी? 85%। नंबर 2 इसमें RNA है। कितना? 10%। इसमें DNA है। कितना? 5%। इसमें और क्या पाए जा रहे हैं? इसमें कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है, या इसके अंदर DNA इसके अंदर DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, समस्त प्रकार के एंजाइम, सब कुछ किसके अंदर मिलेगा? केंद्रक द्रव्य में मिलेगा। अरे एक मिनट रुको यार, ये तो केंद्र द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, तो केंद्र द्रव्य में DNA ज्यादा होगा। सॉरी, इसमें ये कम मिलेगा, ये किसे मिलेगा? ये ज्यादा मिलेगा। DNA ज्यादा होता है इसके अंदर बेटा। केंद्र द्रव्य में DNA ज्यादा है। अगर अपने केंद्रिका पढ़ेंगे वहां उल्टा हो जाएगा, क्योंकि केंद्रिका किसकी मां है?
आरएनए और प्रोटीन की फैक्ट्री है, आरएनए की वहां है, ठीक है। तो वहां अपने क्या बोल देंगे कि उसमें आरएनए की मात्रा बढ़ जाएगी, यहां डीएनए की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि केंद्रक द्रव्य पाया जा रहा है। एनी डाउट बेटा यहाँ पे किसी को? ठीक है। केंद्रक द्रव्य के अंदर ही अपने और क्या लिख देंगे, केंद्रक द्रव्य में इसके अंदर क्या मिलेगी, केंद्रिका मिलेगी। ये लो, केंद्रिका भी यही इसके अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, रिकॉम्बिनेज, सारे एंजाइम यहां मिलेंगे। लिख लेना सारे, छोड़ने नहीं है। कल को मेरे को बोल दो आपने लिखा ही नहीं, ठीक है, मैं तो वीडियो क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग देख लूंगा चेक करके मैंने बोला कि नहीं बोला, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, समस्त जितने भी एंजाइम जो है वो सारे आपको यहां मिलेंगे। अच्छा, यूक्रोमेटिन जो आपने पढ़े हैं, क्रोमेटिन पदार्थ पढ़े हुए हैं, ये अनुलेखन प्रक्रिया के अंदर भाग लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अनुलेखन को प्रारंभ करने में, अनुलेखन को समाप्त करने में, इनका ये भी इनका रोल होता है, इनका बहुत बड़ा इनका, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन अनुलेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में काम आता है और हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन की प्रक्रिया को समाप्त करने में काम आता है। कहानी सी खत्म इसकी। चलता हूं बेटा मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये हमने केंद्र द्रव्य के बारे में बता दिया, केंद्र द्रव्य में क्या क्या चीजें पाई जा रही है। अभी चलते हैं केंद्रिका। अभी इसमें और क्या पाई जा रही है बेटा, केंद्रिका पाई जा रही है। केंद्रिका को क्या कहेंगे, न्यूक्ल हैपन, खोजकर्ता कौन है, फोंटाना। कौन है बेटा, फोंटाना। केंद्रिका में संगठन देखा जाए तो प्रोटीन 85%, आरएनए 10% और डीएनए 5%। सुनिए बात ध्यान से। बात यह आती है कि जो केंद्रिका है किसका उत्पत्ति स्थल है, किसका उत्पत्ति स्थल है, केंद्रिका आरएनए का उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल है। केंद्रिका प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है इसे, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। सुनिए बात ध्यान से। केंद्रिका खुद होती कैसी है, कैसी होती है केंद्रिका भाई, कैसी संरचना है, कोई झिल्ली इसके ऊपर नहीं पाई जा रही। सुनिए बात ध्यान से। एक केंद्र के अंदर कोशिका केंद्रिकाओं की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम बहुत सारी हो सकती है। बेसिकली एक केंद्र के अंदर दो प्रकार की केंद्रिकाएं मिलेंगी, एक मिलेगी सत्य केंद्रिका, एक मिलेगी असत्य केंद्रिका। बेसिकली याद रखोगे, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में रखना बस आप इस चीज को। ये केंद्रिका के बारे में बता दिया, फोंटाना वगैरह इसकी डिस्कवरी की थी। प्रोटीन 85%, आरएनए 10%, डीएनए से अंदर 5% पाया जाता है। उत्पत्ति स्थल ये आरएनए का उत्पत्ति स्थल है, इससे आरएनए की उत्पत्ति होती है। उसके अलावा हम कह सकते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री है। दैट्स इट, क्लियर? ठीक है बेटा, ये मैटर था इतना। अभी चलता हूं किसके ऊपर, मैं केंद्र के बारे में अब अपने ये बताएंगे कि केंद्र करता क्या क्या है। केंद्र द्रव्य सूचकांक, सूत्र आएगा बेटा यहाँ पे, सूचकांक। पहले रुको यार, इससे पहले ना मैं आपको एक मैटर और करवा दूं। केंद्र के उपनाम आते हैं बेटा यहाँ पे, क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहला, इसको कंट्रोलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कोशिका का कंट्रोलर कहते हैं। इसे कोशिका का निर्देशक कहा जाता है, इसे कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। ठीक है, ये कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रक है। सारे काम, नियंत्रण के काम इसने करने हैं केंद्रक। अब बात आती है क्वेश्चन, इसके ऊपर एक टिक आती है, अपने बोलेंगे केंद्रक द्रव्य सूचकांक, द्रव्य सूचकांक। अब एक चीज समझाऊंगा आपको मैं यहाँ पे, बहुत शानदार है ये। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है बेटा इसे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं।
शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे के आई इजिकल टू वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। ये सूत्र है इसका, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का एक फॉर्मूला है वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। देखो यहां वी एन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य का आयतन। ओके, वीसी का मतलब क्या है, वीसी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का आयतन। ओके, के आई का मतलब क्या है, यहां पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। सूत्र समझे ध्यान से। बात आती है कि एक कोशिका विभाजित क्यों होती है। क्वेश्चन क्या होगा बेटा, एक कोशिका विभाजित क्यों होती है। अब तक तो चीजें समझा रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। अब ये कोशिका है, ये कोशिका में ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, तो हमने बोल दिया ये केंद्रक है और केंद्रक में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जा रहा है। पाया जा रहा है बेटा, केंद्रक में पाया जा रहा है। बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। फोटो को देख के बताओ कि केंद्रक द्रव्य की मात्रा ज्यादा है कि कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा है। बेटा किसकी दिखाई दे रही है आपको, किसकी दिखाई दे रही है बेटा आपको, कोशिका द्रव्य। एक सामान्य कोशिका में, सुनो बेटा ध्यान से, एक सामान्य कोशिका में, कोशिका के अंदर यदि हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म अनुपात वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म का रेशियो देखें तो केंद्रक द्रव्य का अनुपात होता है 1 और कोशिका द्रव्य का अनुपात कितना होता है बेटा, 2 होता है। जब तक ये अनुपात रहेगा कोशिका सही सलामत रहेगी। लेकिन आपको पता है कोशिका लगातार पोषण ग्रहण करती है या नहीं करती, करती है ना। जब ये पोषण ग्रहण करेगी तो आप बताओ कि कौन सा आयतन बढ़ेगा, केंद्रक द्रव्य बढ़ेगा कि कोशिका द्रव्य बढ़ेगा। क्या बढ़ना चाहिए आपके मुताबिक, कोशिका द्रव्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि केंद्रक द्रव्य तो उतना ही रहेगा। अब जब कोशिका, आप जब छोटे से देखें, इतने से थे आप, इतने से थे आप, फिर आप इतने हुए, बढ़ते 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 आज आप दानव रूप ले लिया आपने। अब आप और भी दानव रूप बनते जा रहे हो, खाते पीते जा रहे हो। जैसे जैसे बढ़ोगे कोशिकाएं विभाजित होंगी, शारीरिक अंगों का विकास होगा। केंद्रक द्रव्य तो उतना ही है हमारा, उसमें तो कोई अंतर नहीं आया। कोशिका द्रव्य बढ़ रहा है। अब अनुपात 1 से, ये तो बढ़ा नहीं, लेकिन ये कहां जा रहा है, ये 4, 6 या 8 जा रहा है। तो इतना अनुपात जब हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का अनुपात जब बढ़ जाएगा तो केंद्रक कोशिका द्रव्य जो होता है वो केंद्रक द्रव्य को विभाजित करने के लिए मजबूर कर देता है, तो कोशिका को विभाजित होना पड़ता है। क्वेश्चन आता है कोशिका विभाजित क्यों होती है। कोशिका विभाजित होती है केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अनुपात को सही रखने के लिए। 1:2 रखने के लिए कोशिका को विभाजित होना पड़ता है। यदि कोशिका विभाजित नहीं होगी तो कोशिका द्रव्य का अनुपात बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और ये किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक विकृति को जन्म देगा। सुनिए बात ध्यान से, इसलिए कोशिकाएं विभाजित होती हैं। इसलिए पादपों के अंदर कोशिका पट्ट विधि के द्वारा और जंतुओं में कोशिका खांच विधि के द्वारा कोशिकाएं विभाजित होती हैं। समझ आ गई बात बेटा। तो अब ये क्या कह रहा है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब है केंद्रक द्रव्य सूचकांक क्या कहता है, केंद्रक द्रव्य का आयतन बटे में कोशिका द्रव्य का आयतन माइनस केंद्रक द्रव्य का आयतन। सुनिए बात ध्यान से, किसी कोशिका की केंद्रक द्रव्य सूचकांक को आप निकाल सकते हो। समझ आई बात बेटा। आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। कल केंद्रक द्रव्य के अंदर हम केंद्रक का डायग्रामेटिकली अध्ययन करेंगे और प्लस में हम करेंगे क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम्स के बारे में कल स्टडी करेंगे। तो कल हमारा मोटे मोटे स्तर के ऊपर कोशिका हमारी फिनिश हो जाएगी। फिर छोटे छोटे टॉपिक रह गए वो अपने जल्द कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
और ये आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के अंदर आपको बहुत ही सहायता करेगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद।